Yes. Hello. Good evening. वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। इससे पहले हम ऑलरेडी मेंस का जो है हम एक क्लास कर चुके हैं और आज जो है मेंस का प्रोग्राम्स के लिए जो है हम लोग सेकेंड क्लास ले रहे हैं। ठीक है, प्रोग्राम्स का डे 2 है, तो एक क्लास ऑलरेडी हो चुका है, ये डे 2 है। तो बिल्कुल आप इसको एंड तक वीडियो को देखते रहिएगा। तो वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये जो है आप जो भी पढ़ रहे हैं ये बहुत सारे एग्जाम्स में काम आएगा। आपके बीपीएससी मेंस में तो आपको आंसर राइटिंग आपको सीखना होगा, तो मेंस में जो है आंसर राइटिंग आपको पता होना चाहिए। और इस चैनल पे बहुत सारी और भी क्लासेस चलती है जो आपके बहुत सारे एग्जाम्स में काम आएगी। बीपीएससी की प्री में काम आएंगी, देन आपका एसआई में काम आएगा, एनटीपीसी में काम आएगा, तो बहुत सारे। तो आप क्लासेस को रेगुलर अटेंड कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो जनरल हिंदी है, आपका जनरल स्टडीज है, तो ये जनरल स्टडीज की क्वेश्चंस होंगी आपकी। बिल्कुल, तो बीपीएससी का प्री आपका 150 मार्क्स का होता है, 150 क्वेश्चन होता है। यहाँ पे आपका पूछा जाता है जनरल साइंस। तो बिल्कुल अगर आप डिटेल में पूरा एग्जाम का किसी एग्जाम को पर्टिकुलर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन परचेस कर सकते हो। प्लस सब्सक्रिप्शन परचेस करने से आपको जो है क्या क्या मिलेगा, आपको कंप्लीट कवरेज मिलेगा, 50+ टॉप एडुकेटर्स मिलेंगे और साथ ही साथ जो है आपको टेस्ट सीरीज जो है ये आपको मिल जाता है। बिल्कुल इसी के साथ अगर हम देखें तो आपको प्लस में कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलते हैं एंड अनलिमिटेड पीडीएफ्स एंड नोट्स आपको मिल जाता है। और जितने भी डाउट्स हैं आपके वो सारे क्लियर होंगे टॉप एडुकेटर्स के थ्रू। आप फेवरेट एडुकेटर्स की जो है आप लाइव क्लासेस कर पाओगे, बैच कोर्स कर पाओगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस कर पाओगे, पोल कमेंट और क्विज कर पाओगे। एक सब्सक्रिप्शन पे आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। आप वीडियोस को जो है ऑफलाइन देख सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ्स एंड नोट्स को रिवीजन के लिए, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, ये सब आपको मिल जाता है। इसी के साथ आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज आपको मिल जाता है। आप ऑलरेडी कंप्लीटेड जो बैचेस हैं इनकी क्लासेस आप बिल्कुल ज्वाइन कर पाओगे। इसी के साथ अगर आप देखोगे तो बहुत सारी अपकमिंग बैचेस भी हैं, उनको आप देख पाओ, उनको आप ज्वाइन तो कर ही पाओगे। साथ ही साथ जो ऑलरेडी कंप्लीटेड बैच है, जो ऑलरेडी रनिंग बैच है, उनकी रिकॉर्डेड क्लास भी आप देख पाओगे। तो ये सब आपको मिल जाता है। यस बिल्कुल। और सब्सक्रिप्शन लेने का सिंपल सा प्रोसेस है कि आप कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा और गेट सब्सक्रिप्शन, तो आपको ये मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ डिफरेंट मंथ्स का जो है सब्सक्रिप्शन है, डिफरेंट मंथ्स। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप जस्ट ये कोड डालना है। ठीक है, जब रेफरल कोड मांगेगा तो यहाँ पे आप ये SHIPRA, जैसे आप इस कोड को यूज करते हो आपको सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, तो आप इस कोड को जरूर यूज कीजिएगा। यस, आगे चलते तो आप इस तरह से बैच का जो है सब्सक्रिप्शन आप ले पाओगे। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाके पीडीएफ्स जो है आप उसको डाउनलोड कर पाओगे, देख पाओगे एंड आप साथ ही साथ आपका जो है पोल सेशंस जो है वो आप कर पाओगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस आप कर पाओगे, वीकली क्विज आप कर पाओगे। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। बिल्कुल, तो क्लास टाइमिंग्स जो है आपकी ये याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं लास्ट क्लास में, जो है जो प्रोग्राम्स है हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये सारे प्रोग्राम्स। ठीक है, तो ये चीजें जो है नमामि गंगे प्रोग्राम हुआ, स्वच्छ भारत अभियान हुआ, ये सब हम लोग देखे थे। जो जिन लोगों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखा है, नहीं किया है, वो लोग जरूर प्रीवियस क्लास सुन ले। ठीक है, तो वहां पे हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह जो है वो डिस्कस की थी, तो ये सब हमने किया था, है ना, डिस्कस। तो ये बिल्कुल, तो ये आपका जो है CMPA है था, उसके बाद आपका इस तरह का हमने किया था। चलिए आज का जो है हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, तो इसमें हमने किया था इंपॉर्टेंट स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर एनवायरमेंट प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो है गवर्नमेंट द्वारा लिया गया था, इसका हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं, चलिए जरा इसका देखते हैं। तो पहला आते हैं, यहाँ पे हमने थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में बना दिया आपके लिए। ईजमेंट एक्ट, ये कब आया था, ये आया था 1882 में। अब ये एक्ट जो है यानी ये लॉ जो है ये क्या बोलते हैं, दिस लॉ अलाउज प्राइवेट राइट टू यूज अ रिसोर्स दैट इज, यानी कि यहाँ पे ये जो है आपको प्राइवेट राइट देता है, यानी कि निजी अधिकार देता है कि आप नेचुरल रिसोर्सेज जो है ग्राउंड वाटर हुआ, ठीक है, by viewing it as an attachment to the land, and it also states that the all surface water belongs to the state and is a state property। तो ये एक्ट क्या बोलता है कि जितना भी सरफेस वाटर है ये सब के सब क्या है, ये सब स्टेट प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये सब स्टेट का है। तो यह कानून जो है निजी अधिकारों को एक संसाधन का उपयोग करने की अनुमति देता है जो भूजल के लिए है,
इसे भूमि के प्रति लगाव के रूप में देखकर इसमें यह भी कहा गया है कि सभी सतही जल राज्य का है और राज्य की संपत्ति है। तो जितनी भी लैंड वाटर्स है, अब जैसे आपकी जमीन में अगर आपका कोई लैंड है वहां पे कुआं है तो वो कुआं भी आपका कहलाता है कि नहीं? तो बिल्कुल, तो यही बोला गया है कि सबको राइट दिया गया है ग्राउंड वाटर का यूज करने का। ठीक है, तो ये आपका ईजमेंट एक्ट 1882, तो ये आप मेंशन बिल्कुल कर सकते हो। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें है, ये पॉइंट जो है इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन फिशरीज एक्ट, इंडियन फिशरीज एक्ट पे अगर हम चले तो इंडियन फिशरीज एक्ट जो है ये कब आया था? ये आया था 1897। अब ना भी पता चला फिशरीज है ना, तो फिशेस के ऊपर होगा। तो दिस लॉ एस्टैब्लिश टू सेट्स ऑफ पेनल ऑफेंसेस वेयर बाय द गवर्नमेंट कैन sue एनी पर्सन हु यूजेस डायनामाइट और अदर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस इन एनी वे। यानी कोस्टल एरिया में कोई भी अगर डायनामाइट वगैरह यूज करता है जिससे जो फिश को पकड़ने के लिए, ठीक है, पॉइजनस फिश को मारने के लिए, तो ये सारी चीजें जो होंगी ये सब जो है जो भी करेगा उसके लिए दंड है। ये दंडात्मक अपराधों के सेट में स्थापित किया गया। यहाँ पे कमिटी बिठाई गई, ठीक है, पेनल बिठाया गया, 2 सेट जो है पेनल का बिठाया गया, चाहे वो तटीय क्षेत्र हो या अंतरदेशीय यानी कि इनलैंड एरिया हो। कहीं भी अगर कहीं भी मछली या जहरीली मछली को पकड़ने या नष्ट करने के इरादे से हत्या करने के लिए, यानी उनको पकड़ने के इरादे से अगर डायनामाइट का यूज होगा तो वो जो है विस्फोटक का यूज होगा, तो ये चीज जो है वो गलत। जैसा आप लोगों ने अभी शायद देखा था ना केरल में हाथी का, एलिफेंट का, तो बिल्कुल, तो वो चीजें जो है अगर पकड़ी जाएगी तो ये एक तरह का अपराध माना जाएगा। ठीक है, यस, ये तो फिशरीज के लिए था। तो ऐसे ही हर एनिमल्स के लिए बना हुआ इंडियन फिशरीज एक्ट 1897। बिल्कुल। फैक्ट्रीज एक्ट, अगर हम फैक्ट्रीज एक्ट का बात करें तो ये जो फैक्ट्रीज एक्ट है ये कब आया? ये 1948 और ये अमेंड कब हुआ? 1987 में। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टू एक्सप्रेस कंसर्न ऑफ द वर्किंग एनवायरमेंट ऑफ द वर्कर्स। तो इसमें था वर्किंग एनवायरमेंट। द अमेंडमेंट ऑफ 1987 शार्पन्ड इट इनटू एनवायरमेंटल फोकस, और ये किस पे ले गया? एनवायरमेंटल फोकस पे लेके गया। एक्सपेंडेड इट्स एप्लीकेशन टू हैजार्डस प्रोसेस, यानी कि सीधा सा अगर हम समझे तो ये श्रमिकों के काम के माहौल के लिए चिंता व्यक्त करने वाला पहला था फैक्ट्रीज एक्ट, जो कि 1948 में आया था। लेकिन 1987 में जो इसमें संशोधन हुआ वो पर्यावरण की तरफ फोकस किया गया। इसमें जो खतरनाक प्रक्रियाओं के लिए जो यूज किया जाता है वो चीज जो है उसको के अगेंस्ट जो है यहाँ पे किया गया था। तो हैजार्ड्स जो प्रोसेस है जो एनवायरमेंट को हार्म कर सकती है, लोगों को हार्म कर सकती है, वो चीज के लिए था, तो अमेंड किया गया। तो 1948 में जो है फैक्ट्रीज एक्ट आया था और फिर 1987 में जो है इसको अमेंड किया गया, यानी इसमें संशोधन लाया गया। ठीक है, रिवर बोर्ड्स एक्ट, तो रिवर बोर्ड्स एक्ट जो है ये एक्ट कब आया था? अगर हम बात करें तो रिवर बोर्ड्स एक्ट जो है 1956 में आया था। और दिस लॉ enables the states to enroll the central government in setting up an advisory river board to resolve issues in interstate cooperation। यानी कि इस लॉ क्या किया यहाँ पे जो है this law enables the states to enroll the central government in setting up an advisory river board to resolve issues in interstate cooperation। यानी कि यह कानून राज्यों को अंतर राज्य सहयोग में मुद्दों को हल करने के लिए एक सलाहकार नदी बोर्ड स्थापित करने में केंद्र को नामांकित करने में सक्षम बनाता है। यानी कि रिवर बोर्ड एक्ट यानी रिवर्स को लेके जब 2 स्टेट के बीच में लड़ाई होती है तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी रहता है जो कि जिसका नॉमिनेट किया जाता है, जो कि यहाँ पे उनके बोर्ड में रिवर बोर्ड जो है यहाँ पे एक्ट में यही आपका रिवर बोर्ड एक्ट था 1956। बिल्कुल, क्योंकि रिवर के पानी को लेके हमेशा स्टेट्स के बीच में लड़ाई जो है वो चलती रहती है, इसीलिए। मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1970 में, ये वेस्ट अराइजिंग फ्रॉम शिप्स, तो ये किसके साथ डील करता है? ये जो वेस्ट है जो शिप वगैरह से आती है, कोस्टल एरिया से आती है, उनके लिए। ठीक है, इसका उद्देश्य एक निर्दिष्ट त्रिज्या के भीतर तटीय क्षेत्रों में जहाजों से उत्पन्न होने वाले कचरे से निपटना है। यानी मर्चेंट शिपिंग एक्ट जो है जो जहाजों की वजह से, शिप्स की वजह से यहाँ पे एक रेडियस तय किया गया है, एक त्रिज्या तय की गई है, उसके अंतर्गत जितने भी कचरे आएंगे वो सब जो है उन सबको निपटाने के लिए जो है मर्चेंट शिपिंग एक्ट जो है 1970 ये बनाया गया। ठीक है, आगे आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 से 73 और ये अमेंड कब हुआ? 1991 में। ठीक है, इट प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड फॉर ऑल मैटर्स दैट आर कनेक्टेड टू इट whether it be their habitat or the
वाटर होल और द फॉरेस्ट दैट सस्टेन देम। यानी कि ये जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब आया और कब ये इसका अमेंडमेंट हुआ, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 1972 से 73 में आया और इसका अमेंडमेंट हुआ है 1991 में। यह पक्षी और जानवरों की सुरक्षा और उन सभी मामलों के लिए मामलों की सुरक्षा जो है वो प्रदान करता है। इससे जुड़े हुए हैं, चाहे वे उनके निवास स्थान हो या चाहे जल हो, जो भी एरिया हो या जंगल हो, इन सब के लिए ये सब इसके अंडर आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। ठीक है, तो यही पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका पता है, टाइगर जो आपके विलुप्त हो रही है जो जनजातियां जो है उनकी प्रोटेक्शन के लिए, है ना। बिल्कुल, आगे बढ़ा जाए तो आगे अगर हम देखेंगे तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। ठीक है, वाटर एक्ट जिसे बोलते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, जल प्रदूषण को रोकने के लिए। ये जल प्रदूषण को के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सारे एक्ट्स हम एक साथ करवा रहे हैं, तो आपका जब भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको लगेगा उसमें आप लिख सकते हो। बिल्कुल, और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन बोले तब तो सब लिख सकते हो आप। ठीक है, तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो है ये 1974 में हुआ था। ठीक है, it establishes an institutional structure and for preventing and अबेटिंग वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो है यह जल प्रदूषण को रोकने और समाप्त करने के लिए एक संस्थागत संरचना स्थापित करता है। यह पानी की गुणवत्ता और प्रवाह के लिए मानक स्थापित करता है। प्रदूषणकारी उद्योगों को अपशिष्ट निकायों में अपशिष्टों के निर्वहन की अनुमति लेनी चाहिए। इस अधिनियम के तहत सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, या सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है इसके एक्ट के अंदर बना है। ठीक है, तो सीपीसीबी जो है यानी कि कोई भी, ठीक है, स्टैंडर्ड जो पानी का क्वालिटी है, यानी कोई भी इंडस्ट्री को अगर बनना है, उसकी जो वेस्ट है, जो कचरे निकलते हैं, उसके लिए अगर आपको परमिशन चाहिए तो आपको इस बोर्ड का परमिशन लेना पड़ेगा। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो है वो इसी के लिए बना था, तो ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो ये आपका 1974 में बना था। तो कोई भी इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को अगर पानी में निकालते हो तो यहाँ पे आपको परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि वो आप ऐसे नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको जितनी भी चीजें हैं, जो भी सॉलिड कचरा है, जो भी चीजें हैं और जो खतरनाक चीजें जो बोल सकते पॉइजनस चीजें होती हैं, उन सबको आपको अलग करना पड़ेगा। नहीं तो ये क्या होती है, जो पानी में रहने वाले जो मरीन फिशेज हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको हार्म कर सकता है। इसके लिए आगे चले तो वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन सेस एक्ट। यहाँ पे क्या है, इट प्रोवाइड्स टू द लिवे एंड कलेक्टेड ऑफ सेस और फीस ऑन वाटर कंज्यूमिंग इंडस्ट्री एंड लोकल अथॉरिटी। यानी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट जो है 1977 में लगा था। इसका एक और मतलब होता है, देखो किसी चीज पर अगर आप टैक्स लगा दोगे ना, तो वो चीजें जो है जितनी जरूरत होगी लोग उतनी खर्च करते हैं, लेकिन अगर किसी को फ्री में कोई चीजें दे दोगे तो वो जरूरत से ज्यादा उस चीज को वेस्ट करते हैं, है ना। तो इसीलिए ये जो है सेस लगाया गया। तो वाटर पे तो किसी भी रिवर का अगर वाटर कोई इंडस्ट्री अगर यूज करती है तो उसको उसका भी शुल्क जो है, उसका भी टैक्स जो है वो देना होगा। ठीक है, ये कब बना था, ये 1977 में बना था। और वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस रूल्स, अब ये रूल्स जो है 1978 में बने थे इसके लिए। दिस लॉ कंटेन्स द स्टैंडर्ड डेफिनेशन एंड इंडिकेट द काइंड ऑफ एंड लोकेशन ऑफ मीटर्स दैट एवरी कंज्यूमर्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू अफिक्स। तो ये जो है आपका मेनली इस कानून में मानक परिभाषाएं और मीटर के उस प्रकार और स्थान को इंगित करते हैं जो पानी के प्रत्येक उपभोक्ताओं को प्रत्यय के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे ये चीजें याद रखें। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस रूल्स 1978 में बना था, लेकिन सेस एक्ट जो है 1977 में बना था। ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एंड रूल्स, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एंड रूल्स जो है ये 1980 से 81 के बीच बना था। और ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन ऑफ एंड द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है तो बस फॉरेस्ट के यानी कि वनों की सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करता है। तो ये कब बना था, 1980 से 81। ठीक है, बिल्कुल, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है ये 1980 से 81 में जो है बना था। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, तो अगर हम ये बात करें तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो है 1981 में, ठीक है, इट प्रोवाइड्स फॉर द कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन। बिल्कुल, तो ये क्या करता है, प्रोवाइड्स control and abatement of air pollution. It entrusts the power of enforcing this act to the CPCB.
तो ये क्या करता है, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन, इट एंट्रस्ट द पावर ऑफ एनफोर्सिंग दिस एक्ट टू द सीपीसीबी, यानी ये वायु प्रदूषण को नियंत्रण के लिए, ठीक है, वो वनों की सुरक्षा के लिए था, ये एयर पॉल्यूशन एक्ट है, तो ऑब्वियसली वायु प्रदूषण जो एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, और इस नियम को सीपीसीबी को लागू करने की शक्ति सौंपता है, तो ये सीपीसीबी जो है ये जो है इसको लागू करता है, ठीक है, यस बिल्कुल याद रखिएगा। तो एयर प्रिवेंशन एक्ट 1981 में हुआ था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो आपका 1980 से 81 के बीच हुआ था, ठीक है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1986 में ये हुआ था, और यहाँ पे जो है इट ऑथोराइज सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरमेंट क्वालिटी, यहाँ पे डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है, ठीक है, एंड रिड्यूस पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन रिड्यूस करना, इट प्रोहिबिट द रिस्ट्रिक्शन द सेटिंग और ऑपरेशन ऑफ एनी इंडस्ट्रियल फैसिलिटी ऑन एनवायरमेंटल ग्राउंड, तो यानी कि कोई भी ऐसी जो है इंडस्ट्रीज का फैसिलिटीज जिसमें एनवायरमेंट दाव पे लग जाए, ऐसा सब चीज बंद कर दिया था, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। या केंद्र सरकार को पर्यावरणीय गुणवत्ता की रक्षा और सुधार करने, सभी स्रोतों से प्रदूषण को नियंत्रित करने और कम करने के लिए अधिकृत करता है, और यह पर्यावरणीय आधार पर किसी भी औद्योगिक सुविधा की स्थापना और या संचालन को प्रतिबंधित करता है, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ जो भी एनवायरमेंट की सुरक्षा को लेकर के होगा सवाल, तो उसको ये चीज रोकता है। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये कब था, ये 1986 में, यस, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स जो है, ये रूल्स आया फिर 1986 में, इसने क्या, इसने है कुछ स्टैंडर्ड्स जो है, कुछ स्टैंडर्ड्स या कुछ मेजर्स जो है प्रदूषण को रोकने के लिए जो है बनाया था। यह पर्यावरण प्रदूषकों को उत्सर्जन या निर्वहन के मानक स्थापित करने के लिए प्रक्रियाओं को पूरा करता है। कौन सा, कहाँ का हवा साफ है, ये वो जो आप स्टैंडर्ड्स देख रहे हो ना, ये स्टैंडर्ड्स जो है ये सेट करने के लिए, बिल्कुल। तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो ये जो है 1987 में फिर एक और आया एयर पॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे दिस लॉ एम्पावर्स द सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू मीट विथ ग्रेव इमरजेंसीज ऑफ एयर पॉल्यूशन। यह कानून केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को वायु प्रदूषण की गंभीर आपात स्थितियों से निपटने का अधिकार देता है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा अगर इंडिया में बात करें तो बहुत सारे ऐसे जो जगह सिटीज है, दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है इन सब जगह पे। तो पॉल्यूशन की वजह से जो है यहाँ पे रूल्स जो है वहां पे, जैसे आपने सुना होगा बीच में दिल्ली में आपने सुना था जो 10 साल से पुराने व्हीकल्स उनको एंट्री नहीं मिलेगी, है ना, ये सारी चीजें आपने सुनी थी। तो ये सब क्या था, पॉल्यूशन। दिल्ली का तो सबसे ज्यादा बुरा हाल है इस सब मामले में, है ना, दिल्ली मुंबई ये सब आ जाता है। तो बिल्कुल, तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ये आपका बनाया गया प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। ये जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को, ठीक है, दोनों ही इमरजेंसी सिचुएशंस में जो है एयर पॉल्यूशन को कम करने में का अधिकार देती है, ठीक है, यस। ऑब्जेक्टिव ऑफ हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स, ठीक है, ये 1989 में था। टू कंट्रोल द जनरेशन, कलेक्शन, ट्रीटमेंट, इंपोर्ट, स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ हैजार्डस वेस्ट, यानी खतरनाक कचरे के उत्पादन, संग्रहण, उपचार, आयात, भंडारण और हैंडलिंग की नियंत्रित करने के लिए जो है ये आपका हैजार्डस वेस्ट जो होता है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जिसे बोलते हैं, जो खतरनाक, जो पॉइजनस वेस्ट जो होते हैं, जो आप बोल सकते हो कि ये किस चीज के लिए अगर हम बोले तो ये जो है, अगर आप बोलोगे तो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट निकलते हैं, अगर उसको डायरेक्टली पानी में डाला जाता है तो वो पानी को भी पॉइजनस बनाता है, ठीक है, तो उससे बहुत सारे नुकसान है। ह्यूमंस भी उस पानी को बहुत सारे डायरेक्टली पीते हैं, तो वो उनके लिए नुकसान, उनका हेल्थ का प्रॉब्लम। दूसरा, जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो लॉस होंगे। तो यहाँ पे जो है, तो हमने आपको पहले भी बोला, इकोसिस्टम का अगर एक भी मेंबर अगर गया, विलुप्त हुआ, तो वो हमारा पूरा का पूरा एनवायरमेंट का जो है स्ट्रक्चर वो बिगाड़ देगा। तो ये बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है ना। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, तो मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजार्डस रूल्स, ये आया था 1989 में, ठीक है, तो यहाँ पे ये रूल्स आया था। तो इससे पहले जो आपने देखा वो आपका था ऑब्जेक्टिव ऑफ हैजार्डस वेस्ट रूल, और यहाँ पे मैन्युफैक्चर, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है, इट डिफाइंस द टर्म्स यूज्ड इन दिस कंटेस्ट and sets up an authority to inspect once a year
द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कनेक्टेड विद हैजार्डस केमिकल्स एंड आइसोलेटेड स्टोरेज फैसिलिटीज। ठीक है, मतलब यह इस संदर्भ में उपयोग की जाने वाली शर्तों को परिभाषित करता है और एक वर्ष में एक बार निरीक्षण करने के लिए एक प्रतिकरण स्थापित करता है जो खतरनाक रसायनों और पृथक भंडारण सुविधाओं से जुड़ी औद्योगिक गतिविधि है। तो जो भी यहाँ पे आपका पॉइजनस जो सब्सटेंस होती है उनसे जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज है, ये उनके लिए बिल्कुल, तो उनका स्टोरेज करना इन सब के लिए, तो ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, चाहे वो आप ले लो न्यूक्लियर प्लांट का जो रिसाव होता है वो सब चीजें है ना, जो आपने अभी सुना था साउथ में हुआ था। तो बिल्कुल, तो ये जो कुछ पॉइंट्स है जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं मैन्युफैक्चर, use, import, export and storage of hazardous microorganisms, genetically engineered organisms और cell rules। ये 1989 में था। ठीक है, तो ये क्या था, ये 1989 में। It was introduced with a view to protect the environment, nature and health in connection with the application of gene technology and microorganism। तो ये जीन प्रौद्योगिकी और सूक्ष्म जीवों के अनुप्रयोग के संबंध में जो है पर्यावरण, प्रकृति और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पेश किया गया था। तो ये बिल्कुल आपका जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी है इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स है, ये उनके प्रोटेक्शन के लिए। तो ये बना था 1989 में। ठीक है, उनके स्टोर करना, उनको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारी चीजों उनको यूज करना। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन। ये 1991 में था और ये क्या बोलता है, दिस लॉ पुट्स रेगुलेशंस ऑन वेरियस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग, तो बहुत सारे एक्टिविटीज पे ये जो है आपका रेगुलेशंस लगाता है। इसमें क्या क्या है आपका, कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, इट गिव्स सम प्रोटेक्शन टू द बैक वाटर्स एंड इश्यूरीज। तो ये कानून निर्माण सहित विभिन्न गतिविधियों पर नियमन करता है और यह बैकवर्ड्स एंड एस्चुरीज को कुछ सुरक्षा प्रदान करते हैं। इश्यूरीज जो होती हैं, बैक वाटर्स जो होती हैं, इन सबको क्या देता है, इन सबको प्रोटेक्शन देता है। तो जो भी आपके निर्माण की चीज होती है, जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, ये वहां पे भी रेगुलेशन लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वहां पे भी एनवायरमेंट जो है उसको बहुत ज्यादा क्या होता है, लॉस होता है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं तो नेशनल एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट। तो नेशनल एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट जो है 1995 में, it has been created to award compensation for damage of to persons, property, environment arising from any activity involving hazardous substance। यानी वही किसी भी खतरनाक पदार्थों से अगर किसी का जान माल का नुकसान हुआ है तो उसका कंपनसेशन देना। ठीक है, यस, ये इस लॉ के अंदर था, नेशनल एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट 1995, मुआवजा देना, सीधा सा बात बोला जाए तो। ठीक है, National Environment Appellate Authority Act 1997. This has been created to hear appeals which, with respect to restrictions of areas in which classes of industries, etc., are carried out or prescribed subject to certain safeguards under the EPA। तो बिल्कुल, तो ये सारी चीजें जो है EPA यानी Environment Protection Act के अंदर जो है, अंडर जो है आपका अपील्स वगैरह जो है, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह, इनकी चीजों को, इंडस्ट्रीज की चीजों को, इन सबको डील करता है विद सेफ गार्ड। ठीक है, बिल्कुल, ताकि एनवायरमेंट को कोई नुकसान ना हो। तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एनवायरमेंट सिटिंग फॉर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट रूल्स। ये 1999 में, इट लेड डाउन डिटेल प्रोविजंस रिलेटिंग टू एरियाज टू बी अवॉइडेड फॉर सिटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज। यहाँ पे कुछ रूल्स है कि इस एरिया में इंडस्ट्रीज नहीं आ सकती है, इस तरह का चीजें, यानी साइट का जो चूज करते हैं, चयन करते हैं, वो चीजें। उसके बाद क्या बोलता है, प्रिकॉशनरी मेजर लेना, वहां पे काम करते वक्त इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए काम करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है उस पे, इसने उद्योगों से जुड़े क्षेत्रों से बचने के लिए विस्तृत प्रावधान रखे। साइट के चयन के लिए एहतियाती कदम उठाए गए। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के पहलुओं को भी शामिल किया जाना चाहिए, जिन्हें औद्योगिक विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान शामिल किया जाना चाहिए था। यानी कि यहाँ पे जो है, जब भी कोई इंडस्ट्री बनेगी जो भी, तो वहां पे उनका जो मेन है, वहां पे इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन, ये भी रूल्स उनके होने चाहिए जिसको वो लोग फॉलो करें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल। ये 2000 में आया था और ये लॉ क्या कहते हैं, ये कानून नगर पालिका के ठोस कचरे, यानी यहाँ पे सॉलिड वेस्ट जो है ये उनके लिए बिल्कुल। This law applied to every municipal authority responsible for the collection, segregation, storage, transportation, processing and disposal of municipal solid waste। जो municipal का जो solid waste है उनके disposal के लिए बना था। तो municipal solid waste जो कचरा वगैरह जाता है ना घरों से, तो बिल्कुल यस, ये जो था म्यूनिसिपैलिटी के लिए था ये रूल। ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस 2000 में आया था
और इट हैज बीन लेड डाउन फॉर द रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह जो है इन सब का कंजप्शन जो उसको कम करना, उनके यूज को कम करना, ताकि जो ओजोन डिप्लीशन है इसको कम किया जा सके। और इसके लिए बहुत सारे ओजोन होल डिप्लीशन जो इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी कर रही है, बहुत सारे प्रोग्राम्स, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये हमारा है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट का अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है ये 2002 में आया था, एंड इट इज एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये एक्ट जो है कंजर्वेशन ऑफ for the biological diversity, sustainable use of its components, and fair and equitable sharing of the benefits arising out of the use of biological resources and knowledge associated with it। तो यानी कि यह जैविक विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग और इससे जुड़े ज्ञान से उत्पन्न होने वाले लाभों कि उचित और न्याय संगत साझाकरण के लिए एक अधिनियम है। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमने आपको ऑलरेडी समझाया था। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है 2002 में आया था, और ये आपकी जैव विविधता के प्रोटेक्शन के लिए जो है ये एक्ट जो है ये बनाया गया था। ठीक है, तो बस बिल्कुल आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। इतने प्रोग्राम्स को बस आप दोनों दिन जो हमने पढ़ाया है, दोनों दिन के प्रोग्राम्स को जो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप इस कोड को जरूर यूज कीजिएगा, आपको 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। बिल्कुल, और लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम इस चैनल को रेगुलर आप देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट से बहुत सारी क्लासेस हो रही है, प्री मेंस सारी क्लासेस चल रही है। तो बिल्कुल आप जो है इसके क्लासेस को कर सकते हो बिल्कुल, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है, यूट्यूब की क्लासेस और स्पेशल क्लासेस भी आपकी चल रही है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इसको भी बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।